नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स क्लास 12th का पेपर समझाऊंगा, जो कि सेट नंबर बी है और इसका कोड 264318 है। देखिएगा आप, इसमें टोटल प्रिंटेड पेज 18 है। टाइम इसका 3 आवर्स है। टोटल क्वेश्चन 23 है। मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का है। हायर सेकेंडरी परीक्षा सन 2026 सेट बी, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों में दिया हुआ है। हम लोग देखेंगे। निर्देश दिए हैं वही जो हर पेपर में दिए रहते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रकार से इसमें 4-5 निर्देश दिए हुए हैं और नीचे इसका इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है। तो हम अगले पेज की ओर चलते हैं। आप लोग देखेंगे कि अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सत्य या असत्य। तो पहले प्रश्न का आंसर देखेंगे हम लोग। देखिए, प्रश्न नंबर 1 ये सत्य है। प्रश्न नंबर 2 सत्य है। प्रश्न नंबर 3 असत्य है। प्रश्न नंबर 4 असत्य है। प्रश्न नंबर 5 सत्य है और प्रश्न नंबर 6 असत्य है। इस प्रकार से आप राइट, ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि इंग्लिश में भी आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। दोनों वर्जन में दिया है। अब हम पेज नंबर अगले पे चलेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है ना। इसमें सही जोड़ी बनाई है क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लोग देखते हैं। पहले का सा, दूसरे का घा, तीसरे का आ, चौथे का बा, पांचवे का फा, छठे का दा और सातवें का ई है। इस प्रकार से ये सही जोड़ी का आंसर हो गया। और अगले पेज की ओर हम चलते हैं। एक वाक्य के इसमें उत्तर पूछे गए हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर का सूत्र MRS XY = माइनस लैम्डा बाय वाई बाय लैम्डा एक्स। और क्वेश्चन नंबर 2 का देखिएगा आप लोग, दीर्घकालीन लागतें क्या है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। मैंने ये लिसी में लिख दिया है ताकि बच्चे और सभी को ये मिलाने में समस्या ना हो। इसका आंसर है, ये उत्पादन के सभी कारकों को बदलने की अनुमति देता है, क्योंकि लंबी अवधि में कोई भी कारक स्थिर नहीं होता है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण किस बिंदु पर होता है। तो इसका आंसर है कि जहां श्रम की मांग और श्रम की आपूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है ना। प्रश्न नंबर 4, मुद्रास्फीति क्या है। तो इसका आंसर होगा, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि होती है, जिससे मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर इसी का 5वां देखेंगे। भारत में करेंसी का निर्गमन कार्य करने वाली संस्था का नाम। तो ये सभी को पता है, इसको RBI के नाम से जाना जाता है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक कहलाती है। प्रश्न नंबर 6, सीमांत बचत प्रकृति किसे कहते हैं। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति आय में परिवर्तन के कारण बचत में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है ना। और इस प्रश्न नंबर 3 का लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, संतुलित बजट किसे कहते हैं। तो वह बजट जिसमें सरकार की कुल अनुमानित प्राप्तियां कुल अनुमानित व्यय के बराबर होती है। और प्रश्न नंबर 3 का इंग्लिश वर्जन है ये नीचे। हम अगली पेज की ओर चलेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहले का आप देख सकते हैं, संसाधनों की दुर्लभता है। दूसरे का उच्च स्तर को, तीसरे का अवसर लागत, चौथे का महामंदी, पांचवे का एम फर्स्ट और छठे का
2017 में, है ना। तो ये प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो गया। अब हम अगले पेज की ओर चलेंगे, जिसमें चॉइस एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि वो इसका इंग्लिश वर्जन है ये इस पेज पर, है ना। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी आप देख सकते हैं इसको। अगले पेज पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले का देखेंगे हम, बाहर की ओर है, दूसरे का कुल है, तीसरे का पूर्ण प्रतिस्पर्धा है, चौथे का सामान्य बिंदु है और पांचवे का वृद्धि है और छठे का अवमूल्यन। इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 5 को हल कर लिए हैं और उसी के जस्ट नीचे फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि ये देखेंगे आप लोग, ये क्या है, इंग्लिश वर्जन है। अब हम इसी के अगले पेज पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका, मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है ना। इसी का अथवा है प्रभावी मांग का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 7 देखिए, वस्तु एवं सेवा कर पुरानी कर व्यवस्था में किस प्रकार श्रेष्ठ है, किन दो बिंदुओं में लिखिए। इसी प्रकार से हम अथवा का इसी का देखेंगे, सार्वजनिक वस्तुएं किस प्रकार गैर अपवर्जनीय कहलाती है, हिंदी दो बिंदुओं में लिखिए। किन्हीं दो बिंदुओं में अपने को इसको लिखना है ना। और क्वेश्चन नंबर इसी का 8वां देखिएगा, राजस्व व्यय किसे कहते हैं। तो सरकारी राजस्व व्यय उसे कहते हैं जो कि सरकारी खर्च की वह श्रेणी है जिसमें ना तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और ना ही देनदारियों में कमी आती है, जैसे आवर्त खर्च शामिल होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा है। अथवा का मैंने आंसर लिख दिया है कि पूंजीगत व्यय किसे कहते हैं, सरकारी खर्च की वह श्रेणी है जिससे सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है या देनदारियों में कमी आती है, उसे पूंजीगत व्यय कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, मांग का नियम किसे कहते हैं। तो मांग का नियम देखते हैं हम, यदि अन्य सभी कारक स्थिर रहे तो किसी वस्तु या सेवा की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग की मात्रा घट जाती है। इसके विपरीत कीमत घटने पर मांग की मात्रा बढ़ जाती है, उसे ही हम मांग का नियम कहते हैं। इसी का अथवा देखिएगा आप लोग। अथवा क्वेश्चन है आपका, मांग की कीमत लॉज क्या है। प्रश्न नंबर 10वां देखेंगे, उत्पादन के संदर्भ में अल्पकाल क्या है। अथवा इसी का उत्पादन फलन क्या है। प्रश्न नंबर 11 देख सकते हैं आप लोग, एक कीमत स्वीकारक फर्म का बाजार कीमत तथा औसत संप्राप्ति में क्या संबंध है ना। और इसी का अथवा, एक कीमत स्वीकारक फर्म की बाजार कीमत तथा सीमांत संप्राप्ति में क्या संबंध है। ये सभी प्रश्न आप लोगों को 2-2 नंबर के हैं। अगले पेज की ओर चलेंगे हम लोग, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है ना। कीमत की उच्चतम सीमा क्या है, इसके 2 उदाहरण लिखिए, है ना। इसी का अथवा है, देखेंगे हम, कीमत की निम्नतम सीमा क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 13 और प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए, व्यक्तिक प्रोज्य आय किसे कहते हैं, है ना। इसी का अथवा, व्यक्तिक आय किसे कहते हैं, है ना। ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, ये भी 2 नंबर का है। देखिए आप, उपभोग फलन का अर्थ लिखिए, है ना। और अथवा यथार्थ निवेश का अर्थ लिखिए। प्रश्न नंबर 16 देखिएगा, जो कि 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, है ना। और प्रश्न नंबर 17, ये भी 3 नंबर का है, आप ये देख सकते हैं, है ना। और अगले पेज पे हम चलेंगे, तो ये प्रश्न नंबर आपका 18 है।
ये देख सकते हैं आप 18 में आपका केंद्रीकृत योजनाएं अर्थव्यवस्था का वर्णन किन्हीं 3 बिंदुओं में कीजिए। 3 बिंदु यानी कि 3 नंबर का। इसी का अथवा बाजार अर्थव्यवस्था का वर्णन किन्हीं 3 बिंदुओं पर कीजिए, है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं। अब हम प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। अनुधिमान वक्र को रेखाचित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। इसी का अथवा उपभोक्ता के बजट सेट को रेखाचित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए, है ना। प्रश्न नंबर 20, इसमें भी अथवा है। आप इस पेपर की सबसे बड़ी खासियत देख सकते हैं कि सभी प्रश्नों में अथवा दिया हुआ है ना। प्रश्न नंबर 22 देखिए, इसमें भी अथवा है और ये 4 नंबर के क्वेश्चन हैं। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, ये भी आपका 4 नंबर का है ना। इसमें भी अथवा है। और अगले पेज पे चलेंगे हम। देखिए, इसका तो बहुत ये इजी था कि निम्नलिखित सारणी में 3 उपभोक्ताओं ABC द्वारा 3 वस्तुओं गेहूँ, चावल तथा चीनी की मांगे जाने वाली मात्राएं दी गई है, जबकि प्रत्येक वस्तु की कीमत क्रमशः P1, P2 तथा P3 है। तो आप देख सकते हैं कि सारणी की सहायता से प्रत्येक वस्तु की बाजार मांग की गणना करना है ना। तो इसमें देखिएगा आप, वस्तुएं और कीमतें, उपभोक्ताओं द्वारा मांगी मात्राएं और बाजार योग। तो आप देख सकते हैं, पहले में गेहूँ P1 है, ये 38 किलोग्राम आ जाएगा। चावल P2 है तो 40 किलोग्राम आ जाएगा। चीनी P3 में देखिएगा 17 किलोग्राम आ जाएगा। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न दिया था इस बार, और ये आसानी से आप लोग इसके 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको करना था ये। और इसके नीचे ही जस्ट देखिएगा आप, ये इसका इंग्लिश वर्जन है ना। और इसी प्रकार से हम प्रश्न नंबर 23 पे चलेंगे। तो ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का है। देखिए, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र का रेखा चित्र प्रदर्शित कर इसकी ऐसी आकृति होने के 2 कारणों को वर्णन करना है। और अथवा भी दिया है, तो हमने अथवा को छोड़ के यही वाला कर दिया। देखिए, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र का आकार सामान्यतः यू आकार का होता है ना। और इसके 2 मुख्य कारण इस प्रकार से हैं। पहला है बढ़ते प्रतिफल का नियम और दूसरा है घटते प्रतिफल का नियम। तो इस प्रकार से आप 23 वाले क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते थे। ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन था, और ये इस प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न था, है ना। ये इधर आपका पूरा पेज ये खाली है, लास्ट वाला आप देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया था, पढ़ाया था क्लास में, है ना, वो का वही पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आ रहे हैं। हम पहले प्रश्न पत्र यानी कि अंग्रेजी के प्रश्न पत्र से ही देख रहे हैं कि अपने पढ़ाए हुए ही सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें फंस रहे हैं। यानी कि 80% प्रश्न लगभग हम लोगों ने करे थे, और मोस्ट भी मैंने आप लोगों को बताए थे वो कि वही प्रश्न इन प्रश्न पत्रों में आ रहे हैं। तो आप लोगों को अगर अगले प्रश्न पत्र को आसानी से हल करना है तो आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और लाइक करिए और बच्चों को शेयर करिए, ताकि और बच्चों को भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पत्र में मिलेंगे। सभी को बाय बाय।